हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ जेईई एडवांस 2020 के मैथमेटिक्स पेपर वन के मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट द फंक्शन एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन साइन एक्स एंड जी आर टू आर बी एन आर्बिट्री फंक्शन। और हमें बोल रखा है एफ जी एक्स ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक फंक्शन ले लेते हैं एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स। देन हमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, बोल रखा है कि अगर ये कंडीशंस ट्रू है तो जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशन है वो ट्रू है कि नहीं। तो ए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इफ g is continuous at x is equal to 1 then fg is differentiable at x is equal to 1। तो ये देख लेते हैं। तो हमें निकालना है कि हमें दे रखा है g continuous at x is equal to 1 है और हमें पता है एफ एक्स को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। हमें पता है एफ एक्स भी जो है कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेते हैं एच एक्स की। तो एच ऑफ वन प्लस इज इक्वल टू लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट हो गई एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ वन प्लस एच जी ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन जी ऑफ वन, ये तो ज़ीरो हो ही जाएगा, ये एफ ऑफ वन ज़ीरो है बाई एच। और एच ऑफ वन माइनस लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, एफ ऑफ वन माइनस एच एंड जी ऑफ वन माइनस एच अपॉन एच। अब हमें क्या बोल रखा है कि g कंटिन्यूस है और f भी कंटिन्यूस है वन पे, तो f ऑफ वन प्लस एच, यहाँ पे सॉरी नेगेटिव होगा, और यहीं से देख लेते हैं। अब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है, एफ वन प्लस एच जब एच टेंडिंग टू जीरो है तो एफ ऑफ वन जीरो है और ये भी जीरो है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ डैश ऑफ वन प्लस एच जी ऑफ वन प्लस एच प्लस यहाँ पे अगर हम एफ ऑफ वन प्लस एच जी डैश वन प्लस एच लिखते हैं तो जब एच जीरो डालेंगे तो एफ ऑफ वन आ जाएगा, तो वो तो ऐसे यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय वन। और एच ऑफ वन माइनस लिख लेते हैं, ये एच ऑफ वन प्लस था हमारा, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी डिफरेंशिएट करने के बाद, एफ डैश ऑफ वन माइनस एच जी ऑफ वन माइनस एच अपॉन वन। ये माइनस वन ऊपर भी आएगा और एक नीचे भी आएगा तो वो कट जाएगा। तो हमें पता है एफ डैश ऑफ वन प्लस एच और एफ डैश ऑफ वन माइनस एच इक्वल है, और जी ऑफ वन प्लस एच और जी ऑफ वन माइनस एच भी इक्वल है, क्योंकि दे रखा है जी इज कंटिन्यूस। तो इससे हम बोल सकते हैं कि एल एच एन इज इक्वल टू आर एच एन, तो हैंस एच ऑफ एक्स इज डिफरेंशियबल, तो ए तो करेक्ट हो गया। दूसरी बात क्या है, बोल रखा है एफ जी इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू वन देन जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो अगर हमने मान लिया कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो फिर हमें उससे पता चल गया जी वन प्लस एच इज इक्वल टू जी वन माइनस एच। पर इससे हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की जो हमारी फॉर्म है जी एक्स की, वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमें ये पता चल गया जी वन प्लस इज इक्वल टू जी वन माइनस। पर कंटिन्यूटी के लिए ये भी होता था कि जी वन प्लस इज इक्वल टू जी वन माइनस शुड बी इक्वल टू जी ऑफ वन, पर हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम कमेंट नहीं कर सकते इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, इफ जी इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू वन देन एफ जी इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये तो ए से ही आ जाएगा कि अगर जी डिफरेंशियबल है तो जी कंटिन्यूस भी होगा, तो ये कंडीशन ट्रू है कंटिन्यूस में, तो डिफरेंशियबल में भी ट्रू होगी, तो सी करेक्ट हो जाएगा। और बोल रखा है डी ऑप्शन में एफ जी इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू वन देन जी इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। ये भी हम नहीं कमेंट कर सकते क्योंकि हमें जी और वन की स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है पर ध्यान से कर सकते हैं और तो हो जाएगा आराम से। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट M be a 3x3 invertible matrix with real entries and let I denote 3x3 identity matrix. If M inverse is the adjacent of adjacent M, then which of the following statements are always true? देख लेते हैं। M inverse is equal to adjacent of M. हमें ये प्रॉपर्टी तो पता ही है M adjacent M
इज इक्वल टू मॉड m इंटू आई। तो इसमें एडजेसेंट m से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एडजेसेंट m इंटू m इनवर्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एडजेसेंट m इंटू आई। और हमें पता है मॉड ऑफ एडजेसेंट m इस केस में m स्क्वायर होगा, मॉड m स्क्वायर, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 है। मॉड m n माइनस 1 होता है। तो लिख लेते हैं इसमें एडजेसेंट ऑफ m m इनवर्स इज इक्वल टू मॉड m स्क्वायर आई। अब m से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एडजेसेंट ऑफ m इंटू आई, m इनवर्स इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, मॉड m स्क्वायर m। अब फिर से m से एक प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m एडजेसेंट ऑफ m i इज इक्वल टू मॉड m स्क्वायर तो इससे क्या आ जाएगा, मॉड m i इज इक्वल टू मॉड m स्क्वायर। इससे आ गया मॉड m स्क्वायर माइनस i इज इक्वल टू 0। तो या तो मॉड m इज इक्वल टू 0 हो गया, ये हो नहीं सकता क्योंकि हमें बोल रखा है m इनवर्टेबल मैट्रिक्स है। तो इसके हमारा क्या मतलब निकला इससे कि हमारा मॉड m स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ जाएगा। अगर आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूँ तो मॉड m क्यूब मॉड m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मॉड m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये तो बात ट्रू हो गई। और देख लेते हैं, यहाँ पे m मॉड m की वैल्यू 1 निकाल ली, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये भी ऑलवेज ट्रू है। m स्क्वायर इज ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ एडजेसेंट ऑफ m का होल स्क्वायर से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो m स्क्वायर एडजेसेंट ऑफ m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ m का होल स्क्वायर। अब ये हमें क्या पता है, मॉड m i होल स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ m होल स्क्वायर। हमें पता है मॉड m की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है। तो एडजेसेंट ऑफ m का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा बी, सी और डी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट S be the set of all complex numbers Z satisfying this, then which of the following is true। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें इस पे कंडीशन पता है कि ये जो है z प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 का मॉड्यूलस स्मॉलर देन इक्वल टू z प्लस 1/2 होल स्क्वायर मॉड्यूलस प्लस 3/4, और हमें पता है इक्वल टू 1 है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस z प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। तो इससे आ गया मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 ये ब्रैकेट में लेकर, हमें पता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 हो गया। इससे हमें क्या बचेगा, मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड स्मॉलर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड स्मॉलर देन इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड। हमें पता ही है मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड स्मॉलर देन इक्वल टू 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड जेड माइनस 2 मॉड जेड प्लस 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 2 इक्वल टू मॉड जेड बिलोंग्स टू -1, 2। तो मॉड जेड स्मॉलर देन इक्वल टू 2, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो 0 से 2 हो जाएगा। तो ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर इसका भी हो गया। सी या लाना तो बहुत ईजी था, पर बी में ऐसे सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। Let x, y, z be positive real numbers. Suppose x, y, z are lengths of sides of triangle opposite to x, y, z. If ऐसा कुछ ट्रू है तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो हमें कोई ट्रायंगल ऐसा दे रखा है x, y, z, ये x है, ये y है, ये z है। तो हमें पता है
tan x बाई टू की क्या वैल्यू होती है? डेल्टा बाय एस, एस माइनस एक्स। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। तो ये पता ही होना चाहिए था, नहीं पता तो बिल्कुल ही नहीं सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो लिख लेते हैं डेल्टा बाय एस एस माइनस एक्स प्लस डेल्टा बाय एस एस माइनस जेड इज इक्वल टू वाई बाई एस। एस क्यों लिख दिया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई टू है ना, सेमी पेरीमीटर ही हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल्टा बाय एस कॉमन आ गया, ऊपर क्या आ गया? एस माइनस जेड प्लस एस माइनस एक्स अपॉन एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड इक्वल टू वाई बाई एस। एस तो हमने काट दिया दोनों तरफ, ठीक है। और ये क्या बन गया? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2s क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये y बन जाएगा। तो ये y भी कट गया दोनों तरफ, तो हम लिख लेते हैं। तो क्या आ गया? डेल्टा इज इक्वल टू एस माइनस एक्स एस माइनस जेड, ठीक है। डेल्टा को लिख लेते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो हमारा क्या आ जाएगा? एस एस माइनस वाई इक्वल टू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड, ठीक है। अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एस एस माइनस वाई इज इक्वल टू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड। तो क्या आ गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू बाय टू होगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाय टू प्लस वाई प्लस एक्स माइनस जेड बाय टू। टू टू तो कट गया, तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इससे क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो इससे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, वेर एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रू बात है। और दूसरा क्या हो गया? बाकी देख लेते हैं, ये गलत है, ठीक है। ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी गलत है। टेन एक्स बाई टू लिख लेते हैं। टेन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा? डेल्टा बाय एस इंटू एस माइनस एक्स, ठीक है। टेन एक्स बाई टू की वैल्यू लिख लेते हैं। डेल्टा क्या है? हाफ एक्स जेड, अब पता ही है राइट एंगल ट्राइंगल है, अपॉन एस इंटू एस माइनस एक्स लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन टू इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन टू। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू एक्स जेड, ट्वाइस ऑफ एक्स जेड, फोर ऊपर जा रहा है, अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। tan ऑफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू टू एक्स जेड अपॉन, अब हमें पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा? टू जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड। इससे हमारा आ जाएगा tan एक्स बाई टू इज इक्वल टू, अगर z को हम अब काट दो ऊपर नीचे, तो x बाय वाई प्लस जेड। तो tan एक्स बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो इसका आंसर बी और सी हो जाएगा। मेनली तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि tan एक्स बाई टू इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस एस माइनस एक्स, तो फिर हो जाता। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट L1 एंड L2 बी द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। एक ऐसी दे रखी है, सपोज स्ट्रेट लाइन कुछ L ऐसी है, lies on the plane containing L1 L2, passes through point of intersection of L1 L2, and the line L bisects the acute angle between L1 and L2। तो फर्स्ट क्या है? प्लेन ऑफ L1 L2 पे है। सेकंड क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2। और थर्ड क्या है? acute bisector ऑफ L1 एंड L2। तो फर्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन जब हम देखेंगे तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि हमारे डिटर्मिनेंट उसके सबके लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज के जीरो हो जाए।
ये वैल्यू कुछ 0 हो जाए तो इससे क्या आ जाएगा, 2 माइनस एम प्लस 1, 6 माइनस एल प्लस 3 माइनस 3m प्लस एल। तो इससे क्या आ गया, 8 माइनस 10m प्लस 4l इक्वल टू 0। तो 5m माइनस 2l इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 2l होगा, 5m माइनस एल इक्वल टू 4 आ गया। ये फर्स्ट सिचुएशन आ गई। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करना चाहिए। तो इसमें हमने डायरेक्टली दिख रहा है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 0 1 होगा, ये भी 1 0 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया 1 0 1, और ये इससे पास भी कर रहा है। तो देख लेते हैं, 1 माइनस अल्फा बाई एल इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एम इज इक्वल टू 1 माइनस गामा बाई माइनस 2। ठीक है। थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या थी कि अक्यूट एंगल बाइसेक्टर भी है। तो पहले हम देख लेते हैं L1 L2 के बीच में एंगल क्या है। जब cos थीटा लिखेंगे तो cos थीटा क्या आएगा, -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन √11 इंटू √11। तो ये 1/11 आ गया। तो ये तो पॉजिटिव है, cos थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो थीटा तो एक्यूट हो गया। तो हम L की जो डायरेक्शन रेशो है वो क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप बाई √11 प्लस माइनस 3i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप बाई √11। तो क्या हो गया, -2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप बाय √11। ये हमारे L के डायरेक्शन रेशो हो गए। तो इसको इन रेशो LM और -2 से इक्वेट कर लेते हैं। तो L बाय -2 इज इक्वल टू M बाय -2 इज इक्वल टू -2/4। तो L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इससे हमें पता चल गया L प्लस M इज इक्वल टू 2। और जब इसको ऊपर वाली इक्वेशन में डालते हैं, यहाँ पे L और M 1 डालते हैं, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू -1, तो अल्फा इज इक्वल टू 2, और 1 माइनस गामा इज इक्वल टू 2, तो गामा इज इक्वल टू -1। तो इससे भी पता चल गया अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 3। ये दो आंसर हो गए हमारे, ए और बी। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज और आर ट्रू। तो फर्स्ट देख लेते हैं, 0 से 1 x cos x dx बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3/8। एक ऑप्शन तो है कि आइलेट लगाया और इंटीग्रेशन निकाला, फिर लिमिट्स डाली 0 से 1, तो cos 1 sin 1 के टर्म्स में आएगा, तो फिर हम उससे वैल्यूज निकाल सकते हैं। पर उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि हमें cos 1 sin 1 की एग्जैक्ट वैल्यूज पता नहीं है, तो फिर हमें मतलब थोड़ा सा आइडिया ही लग पाएगा, पर हो सकता है उससे गलत हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका यही है कि हम टेलर एक्सपेंशन लगाएं। cos x की हमें पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल ऐसे चलती है। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x का एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, लिमिट डाले 0 से 1 तो 1/2 माइनस 1/4 इंटू 2 प्लस सम क्वांटिटी, तो विच इज इक्वल टू 3/8 प्लस सम क्वांटिटी। मतलब ये जो पूरा टर्म है ये 3/8 से बड़ा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। वैसे ही बी देख लेते हैं, बी क्या है, 0 से 1 एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो ये 0 से 1 देगा, एक्स साइन एक्स की टेलर क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5/5 फैक्टोरियल ऐसे होती है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 माइनस 1/5 इंटू 6 प्लस समथिंग विच इज इक्वल टू 30, जो एलसीएम ले लिया तो 9/30 प्लस समथिंग विच इज इक्वल टू 3/10 प्लस समथिंग। तो 3/10 में कुछ ऐड ही हो रहा है, तो मतलब ये टर्म हमारा 3/10 से बड़ा है, तो बी भी सही हो जाएगा। वैसे ही सी देख लेते हैं, ए बी तो हमारे करेक्ट ही है। सी देख लेते हैं, 0 से 1 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, फिर टेलर सीरीज लगाएंगे बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4/4 फैक्टोरियल प्लस, तो ये क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर बनेगा तो उसका इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, तो 1/3 माइनस x5, ये x4/2 फैक्टोरियल, तो x5/5 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 1/5 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस समथिंग, तो ये क्या आ गया 1/3 माइनस 1/10 प्लस समथिंग, तो ये हमारा आ जाएगा 7/30 प्लस समथिंग। तो अब ये जो पॉजिटिव चीज़ ऐड हो रही है ये बहुत छोटी चीज़ है, ऐड हो रही है पर ये बहुत छोटी चीज़ है। तो हमारा ये जो पूरा टर्म है ये 7/30 से तो पक्का बड़ा होगा, पर 1/2 से बड़ा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटे टर्म्स आ गए, तो ये 1/2 तक तो कभी नहीं ला पाएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। टी देख लेते हैं, 0 से 1 एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, इसमें टेलर लगाते हैं फिर से, बस ऐसे कुछ हो रहा होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब होगा, तो एक्स 4/4 हो जाएगा 1/4 माइनस x5/3 फैक्टोरियल, तो x6/6 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 1/6 इंटू 6 प्लस समथिंग विच इज इक्वल टू 9 माइनस 8/36 प्लस समथिंग, 9 माइनस 8 क्यों होगा, 9 माइनस 1/36 प्लस समथिंग विच इज इक्वल टू 8/36 प्लस समथिंग होगा, तो 8/36 को अगर 4 से ऊपर नीचे तो 2/9 प्लस समथिंग कोई वैल्यू आ जाएगी, तो ये श्योरली 2/9 से तो बड़ा ही होगा, तो डी भी सही। तो इसका आंसर हमारा ए बी और डी हो जाएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आईलेट से करने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर टेलर सीरीज से करेंगे तो रिलेटिवली थोड़ा इजी हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपकी और कोई PYQ वीडियोस मिस ना हो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको और कौन सी PYQ की वीडियोस चाहिए। सो थैंक यू गाइज।